तो क्या बोलोगे कि लौह चुंबकीय पदार्थों के जो आंतरिक कोश में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन अपूर्ण इलेक्ट्रॉनों के कारण इनके परमाणु के मध्य क्या होती है, जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती है, और इन अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे अपने क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं। इन छोटे छोटे क्षेत्रों को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोलोगे, डोमेन। और देखो जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं 3 प्रकार के होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर ए, देखो सरल लौह चुंबकीय पदार्थ। सरल लौह चुंबकीय पदार्थ। नंबर बी, दूसरे नंबर के हैं आपके प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। और नंबर 3 है आपके लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो आपके जो लौह चुंबकीय पदार्थों की कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सरल लौह चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय और लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। तो पहले आप इस बोर्ड को इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें इरेज करके हम इन तीनों टाइप के बारे में हल्का फुल्का पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से आप। कर दूं इरेज इसको। अब तीनों डेफिनेशन आप देख चुके हो कि भाई प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। इनको चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो किस प्रकार का व्यवहार दिखाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इनके स्पिन का सीधा रिलेशन किससे है, इनके चुंबकीय आघूर्ण से। किससे है, चुंबकीय आघूर्ण से। कौन से परमाणुओं में, कौन से पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है और कौन से में नहीं पाया जाता है। जिनमें अयुग्मित संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनका चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा, और जिनमें युग्मित संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अब देखो लौह चुंबकीय पदार्थों का जो फर्स्ट टाइप था वो क्या था आपका, सरल लौह चुंबकीय पदार्थ। नंबर ए, सरल लौह चुंबकीय पदार्थ। सरल लौह चुंबकीय पदार्थ, देखो इस प्रकार के पदार्थों में परमाणु के चक्रण परिमाण में समान व एक दूसरे के समान रहते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। जो स्पिन होगी, चक्रण होगा, वो परिमाण में तो समान होंगे पर एक दूसरे क्या होंगे, समांतर। तो देखो इस प्रकार के पदार्थों में, इस प्रकार के पदार्थों में परमाणु के चक्रण, परमाणु के चक्रण परिमाण में समान तथा दिशा में एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लौह चुंबकीय पदार्थ होंगे वो कौन से कहलाएंगे, आपके सरल लौह चुंबकीय पदार्थ। उनके जो एग्जाम्पल हैं वो होंगे, देखो फेको और नी, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है,
नंबर बी, बी क्या था देखो आपका, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। ये ऐसे कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, डेफिनेशन। इस प्रकार के पदार्थों में परमाणु के चक्रण परिमाण में समान परंतु पड़ोसी परमाणु के प्रति समांतर होते हैं। इस प्रकार के पदार्थों में क्या होगा, परमाणु के चक्रण परिमाण में समान, परमाणु के चक्रण परिमाण में समान, परिमाण में समान परंतु पड़ोसी परमाणु के प्रति समांतर। दिशा क्या होगी, पड़ोसी परमाणु के प्रति समांतर, परंतु पड़ोसी परमाणु के प्रति समांतर, पड़ोसी परमाणु के प्रति समांतर होते हैं। एग्जाम्पल, FeO MnO, ठीक है। नंबर सी, ये दोनों समझ में आए। जब जस्ट आपको एक क्लियरिफिकेशन करना है कि इनके परमाणु के चक्रण की दिशा और जो डायरेक्शन है वो किस वे में है, ठीक है ना। देखो अगला कौन सा था आपका, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। देखो लघु लोह चुंबकीय पदार्थों की प्रकृति कैसी होती थी। इस प्रकार के पदार्थों में परमाणु के चक्रण पड़ोसी परमाणु के चक्रण में प्रति समांतर व परिमाण में असमान होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पदार्थों में परमाणु के चक्रण पड़ोसी परमाणु के चक्रण के प्रति समांतर, पड़ोसी परमाणु के चक्रण में यदि कंपेयर करें तो पड़ोसी परमाणु के चक्रण में क्या होंगे, प्रति समांतर तथा परिमाण में मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, समान, तथा परिमाण में आपस में समान होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ कहलाएंगे आपके लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। और इनका जो एग्जाम्पल होगा बच्चों, देखो एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, फेराइट Fe3O4, ठीक है ना। तो ये थे आपके लघु लोह चुंबकीय पदार्थों की तीनों प्रकृति। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि भाई जो आपका मेजर क्वेश्चन यदि बनता है लार्मर फ्रीक्वेंसी पे, तो वो है आपका प्रतिचुंबकत्व का सिद्धांत। क्या है, प्रतिचुंबकत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पहले आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं हम प्रतिचुंबकत्व का सिद्धांत क्या होता था आपका। और ये आपका सिद्धांत दिया था लाजबे नामक वैज्ञानिक ने, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से रेज कर दूं इसको, चलो कर ही देता हूं। आपके पास इसके बाद एक यूनिट और बचेगी, नंबर 4,
ठीक है ना। इस यूनिट की समाप्ति के पश्चात एक यूनिट और बचेगी। कोर्स करता मैं फिर अपनी तरफ से। चलें अगले सिद्धांत की तरफ। देखो, सिद्धांत है आपका प्रतिचुंबकत्व का लाजबे चिरसम्मत सिद्धांत। प्रतिचुंबकत्व का लाजबे चिरसम्मत सिद्धांत। प्रतिचुंबकत्व का लाजबे चिरसम्मत सिद्धांत। लैंगमुइर थ्योरी, लैंगमुइर क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटाइजेशन। डायमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। देखो, प्रतिचुंबकत्व का लाजबे चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है ये कि एक तो प्रतिचुंबकत्व का जो गुण पाया जाता है वो किन पदार्थों में पाया जाता है, जिनमें जो या फिर जिनमें युग्मित संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन सी संख्या में पाए जाते हैं? युग्मित संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णतः भरे हों, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो वो सम हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? सम हो, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के विपरीत हो, जिनमें एक की स्पिन अप और एक की स्पिन डाउन होती हो। तो ऐसे पदार्थ तो क्या दिखाएंगे? आपके प्रतिचुंबकत्व का गुण। और इस प्रतिचुंबकत्व पदार्थों के लिए हम क्या देख रहे हैं? लाजबे का चिरसम्मत सिद्धांत। और दूसरी बात हम बोल सकते हैं, इन प्रकार के पदार्थों के लिए जो टोटल आपका चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा वो किसके बराबर आएगा? शून्य के बराबर। किसके बराबर आएगा बच्चों? शून्य के बराबर। तो देखो, हम जानते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जानते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं में अयुग्मित प्रतिचुंबकीय पदार्थों में परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? सॉरी, युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनके चक्रण परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं। जिनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है? परिमाण में तो समान होती है, परंतु जो उनकी डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। जिनके चक्रण परिमाण में समान परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चक्रण से अर्थात स्पिन, टोटल स्पिन जो है परिमाण में समान होगी परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत होगी।
तो दिशा में एक दूसरे के विपरीत होगी, तो टोटल स्पिन का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। और स्पिन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है म्यू एस, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। देखो, जिससे हम बोल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, शून्य के बराबर। तो अतः प्रत्येक परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य के बराबर होता है। अतः प्रत्येक परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण प्रत्येक परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य के बराबर होता है। ठीक है ना। टोटल आपका चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर आ जाएगा, शून्य के बराबर। अब देखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति होगी वो देखो निम्न दो प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट टाइप, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और कौन से वेग से होगी, कोणीय वेग ओमेगा नॉट और कोणीय वेग ओमेगा नॉट। ठीक है ना। इसके कारण इसके केंद्र पर जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका एफ नॉट। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी नॉट, इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बी नॉट, और जो फोर्स लगेगा वो एफ नॉट। ठीक है ना। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड बी का मान क्या हो, 0 के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में। ठीक है ना। यह मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में जब इलेक्ट्रॉन का, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तब। देखो, माना एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा पर, इसकी त्रिज्या क्या लगा दो, स्मॉल आर। ठीक है। स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा पर बी नॉट वेग से घूर्णन कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो क्या होगा आपका, एफ नॉट। एफ नॉट क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल वो क्या होगा आपका, एफ नॉट के बराबर। ठीक है। तो देखो, माना एक इलेक्ट्रॉन, डायग्राम देख लिया आपने। अब माना एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में आर त्रिज्या वाले चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कक्षा में बी नॉट वेग से घूर्णन कर रहा है। आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में बी नॉट वेग से घूर्णन कर रहा है। ठीक है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल एफ नॉट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एम बी नॉट ओवर आर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, एम बी नॉट स्क्वायर ओवर आर के बराबर। ये क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। और किस वे में लिख सकते हो, चूंकि आप जानते हो V नॉट बराबर क्या होता है, R ओमेगा नॉट, तो V नॉट के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दोगे तो F नॉट जो अभिकेंद्रीय बल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बच्चों, M R स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्वल टू M ओमेगा नॉट स्क्वायर R के बराबर। कोणीय वेग के रूप में भी लिख सकते हो अभिकेंद्रीय बल को। ठीक है ना, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो अभिकेंद्रीय बल कितना प्राप्त हो गया आपको, M ओमेगा नॉट स्क्वायर R के बराबर। अब जब वृत्ताकार कक्षा पर तल के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगता है। और चुंबकीय बल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लगेगा E V नॉट B के बराबर। किसके बराबर होगा, E V नॉट B के बराबर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे इसको इरेज करें और आगे बढ़ें। ठीक है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। कर दूं इरेज, देखो हाँ, देखो जब आगे बढ़े समीकरण नंबर 1 से, जब वृत्ताकार कक्षा पर तल के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो जब वृत्ताकार कक्षा पर तल के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है इलेक्ट्रॉन पर, चुंबकीय बल, जिसका मान क्या होगा, Fm बराबर E V नॉट B के बराबर। क्या होगा, Fm बराबर E V नॉट B, Fm वेक्टर इक्वल टू E V नॉट B के बराबर। इस चुंबकीय बल की दिशा केंद्र की ओर या केंद्र से दूर बाहर भी हो सकती है। ठीक है, इस जो चुंबकीय बल की दिशा होगी, देखो जो अभिकेंद्रीय बल था उसकी दिशा तो कहाँ होगी, केंद्र की ओर ही। अब ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जो चुंबकीय बल की दिशा है वो तो केंद्र से बाहर की ओर होगी, और क्लॉकवाइज मोशन में चुंबकीय बल की दिशा केंद्र की ओर ही होगी। तो देखो इस चुंबकीय बल की दिशा केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर होगी। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि जो मोशन हो रही है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। जबकि अभिकेंद्रीय बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जबकि अभिकेंद्रीय बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होगी। ठीक है ना, एफएम की दिशा डिसाइड करेगी कि मोशन कैसा आपका क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो उस पर डिपेंड करेगी कि उसकी दिशा किधर होनी है। जबकि आपके जो चुंबकीय बल है
सॉरी चुंबकीय बल तो डिसाइड करेगा कि आपका मोशन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, और जबकि अभिकेंद्रीय बल की दिशा सदैव क्या होगी, केंद्र की ओर ही होगी। ठीक है ना। अब देखो अतः चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो क्या हो जाएगा। अतः चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल बल F वेक्टर, कुल बल F बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक तो F नॉट जो कि क्या है, अभिकेंद्रीय बल, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में लग रहा था। जब चुंबकीय क्षेत्र को उपस्थित किया तो कौन सा बल इंट्रोड्यूस हुआ, Fm। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, F नॉट प्लस माइनस Fm। प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा Fm की जो चुंबकीय बल की दिशा है वो केंद्र की तरफ है या केंद्र से बाहर की ओर है। यदि केंद्र की तरफ है तो पॉजिटिव और केंद्र से बाहर की तरफ है तो नेगेटिव। ठीक है ना। तो F टोटल बल कितना हो जाएगा, F बराबर F नॉट प्लस Fm के बराबर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। पहले उधर से रेज कर दें हम। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से आपके पास F नॉट और Fm दोनों के मान है। देखो समीकरण नंबर 1 ये रहा F नॉट और ये रहा आपका Fm, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे चिपका देनी है समीकरण नंबर 3 में। देखना समीकरण नंबर 1 व 2 से मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखो समीकरण 1 व 2 से मान उठा के खा रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है आपका, F बराबर F नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, m ओमेगा नॉट स्क्वायर r प्लस माइनस Fm की वैल्यू E V नॉट P के बराबर। कितनी हो जाएगी, E V नॉट V के बराबर। ठीक है। अब टोटल बल देख रहे हैं तो ये F किसके बराबर हो जाएगा, देखो क्योंकि F बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, टोटल जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, कुल बल F बराबर m ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर r। ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, प्लस माइनस ई बी नॉट बी, सॉरी। अब देखो क्या कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर r इक्वल टू प्लस माइनस ई बी नॉट बी के बराबर। ठीक है, यहाँ तक स्वस्थ हो। उधर से m ओमेगा नॉट स्क्वायर r को उठा के खा लिया है इधर, तो देखो क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, एम आर वैल्यू क्या होगी अंदर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ई बी नॉट बी के बराबर। एम आर को उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ई बी नॉट बी डिवाइडेड बाई एम आर, ई बी नॉट बी डिवाइडेड बाई एम आर के बराबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जिससे इधर वाले पार्ट को इरेज करें। लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चों, यहां से आपको मिलेगी लार्मर फ्रीक्वेंसी। क्या मिलेगी, लार्मर फ्रीक्वेंसी।
तो लार्मर फ्रिक्वेंसी के लिए डेरिवेशन पूछे तो आपको टोटल प्रूव करना है, या फिर प्रति चुंबकाचार संबंध सिद्धांत पूछे या लाजवे सिद्धांत पूछे तो आपको यही पूरी डेरिवेशन करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। समीकरण नंबर 3 तक रेज कर रहा हूं मैं। देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि बी नॉट बराबर क्या होता है आर ओमेगा नॉट, तो ये बी नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दो आर ओमेगा नॉट। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा जीरो और ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो के बराबर। खोल दो इसको, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इक्वल टू प्लस माइनस ई बी नॉट। बी नॉट की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी आर ओमेगा नॉट, आर ओमेगा नॉट बी डिवाइडेड बाई एम आर। आर से आर कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट। तो देखो वैल्यू क्या मिल गई आपको, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस ई ओमेगा नॉट बी ओवर एम। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी स्टेप किल नहीं करूंगा जिससे आपको समझ में आ सके। आप अपने अकॉर्डिंग स्टेप किल कर सकते हो, ठीक है ना, हटा सकते हो, मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। अब देखो, चूंकि जो आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी है, चूंकि ओमेगा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 ओमेगा जीरो के बराबर, और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट किसके बराबर हो जाएगा आपका डेल ओमेगा के बराबर। दोनों वैल्यू चिपका दो यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा, इसकी जगह 2 ओमेगा जीरो और इसकी जगह क्या हो जाएगा डॉट डेल ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस ई ओमेगा नॉट बी डिवाइडेड बाई एम। तो यहां से आपकी डेल ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल आउट। इधर वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो जो डेल ओमेगा की वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी, डेल ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस ई बी डिवाइडेड बाई 2m के बराबर। कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस ई बी डिवाइडेड बाई 2m के बराबर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। और ये जो डेल ओमेगा ये कौन सी फ्रिक्वेंसी को डिनोट करेगा, आपकी लार्मर फ्रिक्वेंसी को, इसको डिनोट करेगा लार्मर आवृत्ति को। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग में परिवर्तन को क्या कहेंगे हम, लार्मर फ्रिक्वेंसी। अतः समीकरण 4 लार्मर आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, अतः स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कोणीय वेग में
परिवर्तन कोणीय वेग में परिवर्तन को लार्मर आवृत्ति कहते हैं। तो डेल ओमेगा प्लस माइनस ईबी वोल्ट टू एम क्या कहलाएगी आपकी लार्मर फ्रीक्वेंसी। अतः हम बोल सकते हैं कोणीय वेग में परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में भी परिवर्तन होगा। तो देखो चुंबकीय आघूर्ण में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, तय ओमेगा में परिवर्तन के कारण जो म्यू एल में परिवर्तन प्रेक्षित होगा वो क्या होगा, म्यू एल इक्वल टू माइनस ई बी आर डिवाइडेड बाई 2, माइनस ई बी आर डिवाइडेड बाई 2, और बी की जगह यदि आर ओमेगा रख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस की ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, म्यू एल इक्वल टू माइनस के ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये आपका चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन। यदि चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन देखो म्यू एल वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल म्यू एल वेक्टर माइनस ई, देखो माइनस ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये डेल ओमेगा के बराबर। डेल ओमेगा की वैल्यू समीकरण नंबर 4 से पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m और ई बी ओवर और अंदर ई बी। तो देखो टोटल क्या हो जाएगा, डेल म्यू एल वेक्टर इक्वल टू माइनस प्लस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 4m के बराबर। ये होगी आपकी कोणीय वेग में परिवर्तन के कारण चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि डेल म्यू एल का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है कि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत चुंबकित होता है, और यदि धनात्मक प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है कि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है, ठीक है। इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।